Hello friends, welcome to Divika's Biology. Today we continue chapter number 6, Anatomy of Flowering Plant. Anatomy of dicotyledon root. Outermost layer is epidermis having root hair. Next to the epidermis, cortex is present which is made up of several layers of parenchyma cells with intercellular spaces. The innermost layer of cortex is called endodermis having single layer of barrel shaped cell without intercellular spaces. कॉर्टेक्स में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, एंडोडर्मिस में इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है. कॉर्टेक्स सेवरल लेयर की बनी है, एंडोडर्मिस सिंगल लेयर है. एंडोडर्मिस हैविंग वैक्सी मटेरियल suberin as Caspian strips which is impermeable to water. एंडोडर्मिस के पास कैस्प्रियन स्ट्रिप्स है जो कि impermeable है वाटर के. नेक्स्ट टू एपिडर्मिस a layer of thick walled parenchyma cells present known as pericycle and pericycle help in secondary growth. In dicotyledon root, the pith is small. The parenchymatous cell which lie between the xylem and phloem are called conjunctive tissue. All tissues on the inner side of the endodermis such as pericycle, vascular bundle and pith constitute the stele. पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल ये मिलकर क्या और पिथ ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं? स्टेल. डाइकोटिलिडन्स में पिथ है स्मॉल. अब नेक्स्ट है एनाटॉमी ऑफ मोनोकोटिलिडन्स रूट. सिमिलर टू डाइकोटिलिडन इन मेनी एस्पेक्ट्स. ये काफी सारे पॉइंट ऑफ व्यू से डाइकोटिलिडन रूट्स की तरह ही होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट ऑल्सो हैज एपिडर्मिस, आफ्टर दैट कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल एंड पिथ. दे हैव मोर जाइलम बंडल्स, अप्रोक्स 6 एज कंपेयर टू डाइकोटिलिडन रूट. मोनोकोटिलिडन्स में जाइलम ज्यादा प्रेजेंट है, जाइलम बंडल इनका नंबर क्या है? 6. इन मोनोकोटिलिडन पिथ इज लार्ज, दे डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ. नेक्स्ट एनाटॉमी है स्टेम की. डाइकोटिलिडन स्टेम. आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर इज एपिडर्मिस. स्टेम की जो सबसे बाहर की लेयर है प्रोटेक्टिव लेयर एपिडर्मिस. एपिडर्मिस covered with trichomes and stomata. जब क्यूटिकल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं स्टेम में तो वो ट्राइकोम्स कहलाते हैं एपिडर्मिस के ऊपर, और जब रूट में एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं तो वो रूट हेयर्स कहलाते हैं. एंड स्टोमेटा. कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स इंक्लूडिंग हाइपोडर्मिस, मिडल लेयर ऑफ पेरेंकाइमा सेल्स एंड इनर मोस्ट लेयर कॉल्ड एंडोडर्मिस. कॉर्टेक्स में क्या है? मल्टीपल लेयर है. पहली लेयर हाइपोडर्मिस की, उसके बाद पेरेंकाइमा सेल की लेयर है, देन उसके बाद जो इनर मोस्ट लेयर है वो है एंडोडर्मिस लेयर. एंडोडर्मिस सेल आर रिच इन स्टार्च ग्रेन्स एंड आर कॉल्ड स्टार्च शीथ. एंडोडर्मिस सेल्स किससे रिच हैं? स्टार्च ग्रेन से, और इसलिए ये कहलाते हैं स्टार्च शीथ. पेरिसाइकल इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस के अंदर क्या प्रेजेंट है? पेरिसाइकल. लेयर्स ऑफ रेडियली प्लेस्ड पेरेंकाइमा बिटवीन द वैस्कुलर बंडल आर कॉल्ड मेड्युलरी रेज. A large number of vascular bundles are arranged in a ring. Each vascular bundle is conjoint open. Protoxylem is endarched. Pith consists large number of rounded parenchymatous cells with large intercellular space. इसकी पिथ कैसी है? इसके पास लार्ज नंबर ऑफ क्या है? पेरेंकाइमेटस सेल्स है. उनकी शेप कौन सी है? राउंडेड पेरेंकाइमेटस सेल्स विथ लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस. मोनोकोटिलिडन स्टेम. द हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेंकाइमा. Vascular bundle are conjoint, closed and scattered. Each vascular bundle is surrounded by sclerenchymatous bundle sheath. Phloem parenchyma is absent. Water containing cavities are present within the vascular bundle.
Diagram of dicot root and monocot root. Epidermis layer having root hair, after that multiple layer of cortex present, endodermis, pericycle, protoxylem, metaxylem. This is the pith at the center, and this is the phloem. Monocot dicot is similar in number of aspects, as monocot also have epidermis with root hair, after that cortex, endodermis, pericycle, phloem. This is the pith and metaxylem. This is the diagram of dicot stem, epidermis, collenchyma, parenchyma cells, endodermis, pericycle, phloem, cambium, metaxylem, protoxylem and pith. And this is the diagram of monocot stem. Epidermis, hypodermis, vascular bundles, phloem, xylem, ground tissue. Dicotyledonous leaf, also known as dorsiventral leaf. Leaf lamina has three parts: epidermis, mesophyll, vascular system. Upper epidermis called adaxial epidermis, lower epidermis called abaxial epidermis. More number of stomata present in abaxial epidermis. It means more number of stomata present in the lower epidermis. There are two type of cells in the mesophyll: palisade parenchyma and spongy parenchyma. Palisade parenchyma placed in adaxially, spongy parenchyma situated below the palisade parenchyma and extend to lower epidermis. There are numerous large space and air cavities between the cells of spongy parenchyma. Vascular bundles are surrounded by a layer of thick-walled bundle sheath cells. डाइकोटिलिडन्स लीफ में लीफ लेमिना के थ्री पार्ट्स हैं: एपिडर्मिस, मेसोफिल, वैस्कुलर सिस्टम. अपर एपिडर्मिस एडेक्सियल कहलाता है, लोअर एपिडर्मिस एबैक्सियल कहलाता है. एबैक्सियल के पास ज्यादा स्टोमेटा है. मेसोफिल टू टाइप्स के प्रेजेंट हैं: पैलिसेड पैरेन्काइमा सेल्स वाले और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा सेल्स. जो पैलिसेड पैरेन्काइमा है वो एडेक्सियली प्रेजेंट है, और जो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है वो पैलिसेड के बिलो सिचुएटेड है और एक्सटेंड कर रहे हैं लोअर द एपिडर्मिस. देयर आर अ न्यूमरस लार्ज स्पेसिस इन एयर कैविटीज बिटवीन द सेल्स ऑफ स्पॉन्जी पैरेन्काइमा. इट मीन्स in spongy parenchymas there is a large space present in it. Vascular bundles are surrounded by a layer of thick walled bundle sheath cells. Next है monocotyledonous leaf, also known as isobilateral leaf. Stomata are present on both the surface of an isobilateral leaf. The mesophyll is not differentiated into palisade and spongy parenchyma. Some adaxial epidermal cell in grasses are modified into large empty cell called bulliform cells. Mesophyll इसमें differentiated नहीं है, दोनों साइड पे स्टोमेटा प्रेजेंट है. एडेक्सियल एपिडर्मल सेल मॉडिफाइड होकर बनाती है bulliform cells. When bulliform absorb the water, they become turgid, so the leaf surface is exposed. During the water stress, when the bulliform cells become flaccid, the leaves curl inward to minimize the water loss. bulliform जब water absorb कर लेते हैं तो leaf surface को exposed कर देते हैं. They become turgid. When water stress, जब water कम है या then the bulliform cells become flaccid and leaves curl. Leaves curl हो जाती हैं and they minimize the water loss. Secondary growth. The growth of root and stem in the length with the help of apical meristem is called as primary growth. A part of primary growth, the increase in girth of plant body, is called secondary growth. Secondary growth involves the tissue like vascular cambium and cork cambium.
So what is the vascular cambium? In case of young stem में vascular cambium is present in patches as a single layer between the xylem and phloem. It forms a complete ring at a later stage. Younger stem में xylem और phloem के बीच में ये patches के थ्रू एक सिंगल लेयर बनाती है और बाद में जाकर ये पूरी लेयर एक रिंग में कन्वर्ट हो जाती है. दिस इज कॉल्ड vascular cambium. Formation of cambial ring in dicot stem, cells of cambium present between the primary xylem and primary phloem is the intrafascicular cambium. Dicot stem में primary xylem and primary phloem के बीच में cambium present होता है और ये कहलाता है intrafascicular cambium. और जब medullary rays इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम को आपस में जोड़ करके मेरिस्टेमेटिक बनाती है तो ये क्या बन जाते हैं? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. आफ्टर दैट thus a continuous ring of cambium is formed. एक्टिविटी ऑफ द कैम्बियल रिंग. ये कैम्बियल रिंग क्या काम करती है? द कैम्बियल रिंग बिकम एक्टिव एंड बिगिंस टू कट ऑफ न्यू सेल्स बोथ टूवर्ड्स द इनर एंड आउटर सेल्स. कैम्बियम रिंग एक्टिव हो जाती है और वो सेल्स को कट ऑफ करने लगती है, अंदर की साइड से भी बाहर की साइड से भी. द सेल्स विच आर कट ऑफ टूवर्ड्स द पिथ मैच्योर इनटू सेकेंडरी जाइलम. जो सेल्स पिथ से कट ऑफ होते हैं वो सेकेंडरी जाइलम में बन जाते हैं. द सेल्स विच आर कट ऑफ टूवर्ड्स पेरिफेरी मैच्योर इनटू सेकेंडरी फ्लोइम. यानी जो इनर सेल्स हैं वो कट ऑफ होने के बाद दे फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड पेरिफेरल सेल्स कट ऑफ होने के बाद दे फॉर्म सेकेंडरी फ्लोइम. इनर सेल्स जाइलम बना रहे हैं सेकेंडरी और पेरिफेरल सेल सेकेंडरी फ्लोइम्स बना रहे हैं. कैम्बियम इज मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड देन ऑन द आउटर साइड. इफ कैम्बियम इज मोर एक्टिव इन द इनर साइड सो मोर जाइलम इज फॉर्म्ड. As a result, the amount of secondary xylem produced is more than the secondary phloem. The primary and secondary phloem get gradually crushed due to the continued formation and accumulation of secondary xylem. प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोइम दोनों ही क्रस्ट हो जाते हैं क्योंकि सेकेंडरी जाइलम का अमाउंट इतना ज़्यादा हो जाता है, कॉन्टिन्यू फॉर्म हो रहे हैं और एक्यूमुलेट हो रहे हैं. At some places, कुछ जगहों पे the cambium forms a narrow band of parenchyma which passes through the secondary xylem and the secondary phloem in the radial direction. These are the secondary medullary rays. Secondary medullary rays क्या है? कैम्बियम कुछ कुछ जगहों पर पेरेनकाइमा का एक बैंड बना लेता है जो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोइम से गुजरता है. यही कहलाता है secondary medullary rays. Springwood and autumnwood. Cambium is very active during the spring. Cambium spring के टाइम बहुत एक्टिव होते हैं, विंटर्स में ये लेस एक्टिव होते हैं. स्प्रिंग में large number of xylem elements are formed having wider vessels. स्प्रिंग में जो जाइलम बनते हैं लार्ज नंबर, उनके पास वाइडर वेसल्स है. During winter, less xylem elements are formed having narrow vessels. The wood formed during spring is called spring wood. Spring के सीजन में जो बनते हैं spring wood कहते हैं और winter के सीजन में जो बनते हैं उन्हें autumn wood कहते हैं. Spring wood also known as early wood. While autumn wood also known as late wood. The two kinds of wood appear as alternate concentric rings in transverse section of a trunk of a tree. अब जब हम उसका सेक्शन देखेंगे तो हमें नंबर ऑफ रिंग्स मिलेंगी. अर्ली वुड की रिंग, लेट वुड की रिंग. These are called annual rings and provide information about the age of the tree. Next is hardwood and sapwood. In all trees, the greater part of secondary xylem is dark in color, hard and resistant to attack by microorganisms and insects. All trees में क्या होता है? Secondary xylem dark हो जाती है कलर में, hard हो जाती है
or they are registered to microorganisms and insects. This region is made up of dead elements with highly lignified walls. This wood is called hardwood. The hardwood gives mechanical support but does not conduct water. The peripheral part of the secondary xylem is lightly colored. Peripheral part कैसा है? Light color का है. This is known as sapwood. It helps in conduction of water and minerals. Next topic है cork cambium. So meristematic tissue which develop in the cortex region is called cork cambium or phallogen. N है N, phallogen. जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डेवलप्स होते हैं कॉर्टेक्स में उन्हें कहते हैं कॉर्क कैम्बियम और फेलोजन. फेलोजन कट ऑफ सेल्स ऑन बोथ साइड्स. द आउटर सेल्स डिफरेंशिएट टू फॉर्म कॉर्क और फेलन फेलन, while inner cells differentiate into secondary cortex or phalloderm. Phallogen, phellum and phalloderm are collectively called periderm. Due to activity of the cork cambium, pressure build up on the remaining layers peripheral to phallogen. These layers gradually die and fall off. Next topic है lenticels. At certain region, the phallogen cuts off closely arranged parenchymatous cells on the outer side instead of cork cells. कुछ जगहों पे phallogens क्या कट कर देते हैं? जो पास पास अरेंज्ड है पेरेंकाइमेटस सेल्स को. कहाँ से? बाहर की तरफ से, ना कि कॉर्क सेल की तरफ से. These parenchymatous cells soon rupture the epidermis, forming a lens-shaped opening called lenticels. ये पेरेंकाइमेटस सेल्स क्या करते हैं? रप्चर हो जाते हैं फ्रॉम द एपिडर्मिस और क्या बनाते हैं? सेल्स, लेंटिसेल्स. लेंटिसेल्स क्या काम करते हैं? लेंटिसेल्स परमिट्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द आउटर एटमॉस्फेयर एंड द इंटरनल टिश्यू ऑफ द स्टेम. नेक्स्ट टॉपिक है सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स. So the vascular cambium of dicot root originates from the tissue located just below the flowing bundles. सबसे पहले हम डाइकोट रूट में देख रहे हैं सेकेंडरी ग्रोथ. तो फ्लोइंग बंडल के टिश्यू से क्या ओरिजिनेट हो रहा है? वैस्कुलर कैम्बियम, अ पोर्शन ऑफ पेरिसाइकल टिश्यू प्रेजेंट अबव द प्रोटोजाइलम फॉर्म अ कंटिन्यूअस वेवी रिंग. It gradually becomes circular. कुछ दिनों बाद ये रिंग क्या बन जाते हैं? सर्कुलर. Rest of the steps are similar as in dicot stem. Secondary growth takes place in stems and roots of gymnosperms. No secondary growth occurs in monocots. Thanks for watching this video. If you like any part of my video, then please like and subscribe my channel. Thank you for watching.